नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कॉन्सेप्ट लवर्स में। दोस्तों, मेरे द्वारा सुपर टेट परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम देखते हैं कि शिक्षण शास्त्र में जो हमारा तीसरा टॉपिक है वह है हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इससे पहले की जो दो टॉपिक हैं जिसमें शिक्षण विधियां एवं शिक्षण कौशल शामिल हैं, अगर आपने वह वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वह वीडियोस अवश्य देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती हैं और आप भविष्य में इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, तो वीडियो पर दिए गए लाइक बटन को अवश्य दबाएं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो का पीडीएफ तो मिलेगा ही, साथ में मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाती है उसके बाद वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न पत्र तैयार करके आप सभी तक पहुंचाए जाते हैं, जिनका उपयोग करके आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारे सामने जो पहला सिद्धांत आता है वह है हमारा उद्देश्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक पाठ में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। दोस्तों, अध्यापक को किसी भी कक्षा में पढ़ाने से पूर्व सभी उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए। उद्देश्य के अभाव में शिक्षक उचित शिक्षण कार्य नहीं कर सकता है। किसी भी पाठ के उद्देश्य निर्धारित कर लेने से शिक्षण बहुत ही स्पष्ट, व्यवहारिक, सरल, सुगम हो जाता है। साथ ही बच्चों की रुचि शिक्षण में बढ़ जाती है। उद्देश्य के बिना किया गया शिक्षण कार्य निरर्थक है। इसके बाद बात करते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत के बारे में, जो है हमारा पूर्व अनुभव संबंधी सिद्धांत। दोस्तों, यह सिद्धांत अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी कक्षा में पढ़ाने से पूर्व अध्यापक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो कक्षा के छात्र हैं उनका पूर्व ज्ञान किस तरीके का है, और एक तरीके से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही उन्हें आगे की शिक्षा देनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर बच्चे को जोड़ नहीं आता है तो वह बच्चा गुणा नहीं कर पाएगा। इसी के संबंध में हर्बर्ट ने शिक्षण की पाठ्य योजना में पूर्व ज्ञान के रूप में इस सिद्धांत को अपनाया है। इस सिद्धांत द्वारा पाठ को पढ़ने से पूर्व जाना जाता है कि बच्चे का पूर्ण ज्ञान कितना है। वर्तमान में दिए जाने वाले ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ने पर वर्तमान ज्ञान आसानी से समझ में आता है और अधिक समय तक बच्चों के याद रहता है। दोस्तों, जब बच्चे अपने वर्तमान ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ पाते हैं, तब वह बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं और जो भी वह याद करते हैं वह अधिक समय तक बना रहता है। अगला सिद्धांत जिस पर हम चर्चा करते हैं वह है हमारा विभक्तिकरण का सिद्धांत। दोस्तों, विभक्तिकरण का अर्थ है किसी भी पाठ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। इस शिक्षण में हम क्या करते हैं कि विषय वस्तु को छोटे छोटे विषय यूनिटों में विभक्त कर लेना चाहिए, ताकि हर बिंदु आसानी से स्पष्ट हो सके। पाठ्य योजनाएं इसी सिद्धांत पर बनी होती हैं। उनमें विषय, पाठ आदि सब बटा हुआ होता है। इससे दोस्तों एक फायदा तो यह होता है कि जो बच्चे हैं वह सूक्ष्म अध्ययन कर पाते हैं। इसके अलावा दूसरा फायदा यह होता है कि जो हमारा अध्यापक है वह बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा पाता है। जैसे कि वह पहले पार्ट 1 पढ़ाएगा, फिर पार्ट 2 पढ़ाएगा, फिर पार्ट 3 पढ़ाएगा। इसी तरीके से चलते चलते वह क्रमबद्ध तरीके से बच्चों को पढ़ा पाता है। और एक तरीके से वह पहले आसान चीज़ पढ़ाएगा बच्चों को, फिर मुश्किल, फिर उससे मुश्किल। तो एक तरीके से क्या होगा कि वह बच्चे में बहुत ही आसानी से समझ को विकसित कर पाएगा। इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले सिद्धांत के बारे में, अभ्यास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को कक्षा के अंदर आवश्यकता अनुसार अच्छे अधिगम हेतु पाठ की पुनरावृत्ति भी करनी चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ की बार बार अभ्यास करते हैं तब हम उस चीज़ में एक तरीके से निपुण हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों से अधिक अधिक अभ्यास कराए। जैसे कि अगर बच्चों को जोड़ सिखाना है तो अध्यापक को चाहिए कि जोड़ सिखाने के पश्चात अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ के सवालों का अभ्यास कराया जाए, जिससे कि जो बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो वह अधिक समय तक बच्चे के मन में बना रहे। और पुनरावृत्ति से क्या होता है कि जो ज्ञान होता है वह स्थायी हो जाता है और बच्चे इस विधि में क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं इस सिद्धांत के द्वारा। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुशीलन के बारे में। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षण से बालकों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। देखिए बच्चों, जैसे जैसे बच्चे सीखते हैं उनका जो समझ है वह एक विकसित होती रहती है, वह अपनी समझ बनाते हैं। उससे क्या होता है कि उनके जो व्यवहार है उसमें भी परिवर्तन होता है। एक तरीके से शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ही व्यवहार में परिवर्तन करना है। यह बात आप हमेशा याद रखिएगा। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों,
शिक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन करना है। यह पॉइंट बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है, कि उससे विकास होता है और सीखने में अनुकूलन आता है। इसके बाद बात करते हैं नियोजन के सिद्धांत के बारे में। शिक्षा को सफल प्राप्त करने के लिए नियोजन आवश्यक है। दोस्तों, मैं हमेशा ही यह कहता हूं कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसकी पहले अवश्य प्लानिंग करिए। आप देखिए कि आपके पास समय कितना है और समय के हिसाब से आप एक योजना बनाकर उस पर कार्य करिए। यही हमारा नियोजन का सिद्धांत कहता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विषय एवं पाठ के शिक्षण के उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं। उसके बाद हम पाठ्यक्रम को टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। उसके बाद हम समुचित शिक्षण विधियों का निर्माण करते हैं कि हमारी कौन सी विधि उस पाठ को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयोग में रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं सहायक शिक्षक सामग्री के बारे में कि कौन सी सहायक शिक्षक सामग्री जो है वह उस पाठ को पढ़ाने में हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि अगर हमें बच्चों को वायुयान के बारे में बताना है तो सबसे अच्छा बच्चों के लिए चार्ट रहेगा या फिर एक वायुयान की वीडियो रहेगी। तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर वायुयान के प्रति, एक तरीके से जहाज के प्रति बहुत अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। और फिर अंत में हम क्या करते हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं उनका मूल्यांकन करते हैं कि जो हमारे उद्देश्य थे उनकी पूर्ति हुई भी है अथवा नहीं। अगर हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती तब हम इस क्रम को पुनः दोहराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अभिप्रेरणा एवं पुनर्बलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मैंने आपको बताया था कि पुनर्बलन के विषय में, जहां पर हमारे दो पुनर्बलन थे, एक ऋणात्मक पुनर्बलन, एक धनात्मक पुनर्बलन। जब हम बच्चे को मोटिवेट कर रहे थे तब हम धनात्मक पुनर्बलन का उपयोग कर रहे थे। इसके विपरीत जब हम बच्चे को सजा दे रहे थे, मार रहे थे, तब एक तरीके से हम बच्चे को किसी कार्य को करने से रोक रहे थे, तब वह हमारा ऋणात्मक पुनर्बलन था। दोस्तों, इसी अभिप्रेरण एवं पुनर्बलन के द्वारा जब हम सीखने को नियंत्रित रखते हैं तब हम अभिप्रेरण एवं पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रयोग कर रहे होते हैं। मैकाइवर के अनुसार अभिप्रेरणा में शारीरिक तथा मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित रहती हैं। दोस्तों, अभिप्रेरणा के स्रोत हैं आवश्यक चालक, उद्दीपक एवं प्रेरक। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों के माध्यम से हम बच्चे के अंदर एक प्रेरणा को डेवलप करते हैं। इसके बाद आता है हमारा रुचि का सिद्धांत। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चों की रुचि जिस विषय में होती है वह उस विषय को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए एक अध्यापक को चाहिए कि वह किसी भी विषय को पढ़ाते समय उसके विषय में सबसे पहले बच्चों के अंदर एक रुचि उत्पन्न करे। सीखने की जितनी अधिक सामग्री रुचिकर होगी वह छात्रों को उतनी ही अधिक आकर्षक लगेगी और सीखने की तत्परता भी बढ़ाएगी। अधिगम को रुचिकर बनाना संभव है। अधिगम की विधियों, संप्रेषण, दक्षता, प्रयोग की गई सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा जो हम विषय है उसको रुचिकर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर एक शिक्षक किसी कक्षा में जाता है तब वह बच्चों से उस विषय के बारे में बातचीत करता है, उस विषय को बाहर की दुनिया से जोड़ता है, तब निश्चित ही बच्चों के अंदर एक तरीके से एक रुचि का विकास होता है जिससे कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। और यदि अध्यापक विषय के संबंध में पर्याप्त योग्यता रखते हैं तो प्रत्येक चरण में वे छात्रों को संतुष्ट कर लेते हैं और उनमें विषय में छात्रों की रुचि अधिक रहती है। दोस्तों, जो अध्यापक जितना अधिक अच्छा पढ़ाता है बच्चे उस विषय को उतना ही अधिक मन लगाकर पढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारी अगली सिद्धांत। जो हमारा अगला सिद्धांत है वह है हमारा ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि हम एक तरीके से बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका विकास कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बच्चे को समझाते हैं कि अपनी ज्ञानेंद्रियों के सदुपयोग करने के बारे में, अगर हम बच्चे को पढ़ना सिखा देते हैं तो क्या होता है कि बच्चा जो है वह खुद से ही पुस्तकालयों का उपयोग करना सीख जाता है। इसी तरीके से अगर हम बच्चे की सुनने की क्षमता का विकास करते हैं तब एक बच्चा एक अच्छा सुनने वाला बनता है और सुनकर ही अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। विषयों को ग्रहण करने की क्षमता, विचारों और तर्क की शक्ति हो तब सीखने में रुचि और अधिक होगी और ज्ञान भी अधिक अर्जित होता है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम हमारे अगले सिद्धांत के बारे में, जो कि है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर बच्चा अलग होता है, उसमें अपनी अलग योग्यता, अभिव्यक्ति क्षमता, रुचि, संवेग, स्थिरता और सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि भी उसकी अलग होती है। कुछ बच्चे अच्छे परिवारों से आते हैं जो माँ बाप अधिक पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, बल्कि कुछ बच्चे जो हैं वह बहुत ही गरीब माँ बाप के यहाँ से आते हैं जिनके लिए एक तरीके से
पढ़ाई में दूसरों से अधिक पिछड़े हुए रहते हैं। यदि हम हर बच्चे को एक ही सिद्धांत पर मानकर पढ़ाएं, तब क्या होगा कि हम अच्छे से कक्षा में पढ़ा ही नहीं पाएंगे। अतः हमें क्या करना चाहिए कि हमें छात्रों की भिन्नताओं का ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। भैया, जो बच्चे थोड़ा देर से सीख रहे हैं उनको थोड़ा धीरे धीरे करके अच्छे से पढ़ाया जाए, उनको पढ़ाने में ज़्यादा वक्त लिया जाए। और जो बच्चे अधिक तेज़ी से सीख रहे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाए और उनको अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे बहुत ही अधिक मोटिवेशन मिलता है और आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।